The electric field at a distance 3r by 2 from center of a charged conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r by 2 from the center of the sphere is. अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। उन्हें याद आएगा कि यार एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो k टाइम्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल हुआ करता था। एक केस में डिस्टेंस 3r/2 है, एक केस में डिस्टेंस r/2 है। आप फॉर्मूला लगा के पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दोनों का रेशियो लोगे और फाइनल आंसर निकालोगे और वो आंसर आपको ऑप्शंस के अंदर में मिलेगा। बट मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटी सी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा और वो छोटी सी बात ये थी कि सर ने आपको बताया था कि अगर पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के अंदर हो तो वहां पर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। तो जो दूसरा केस है ना कि पॉइंट कहां पर है? r/2 डिस्टेंस पर सेंटर से, ये शेल के अंदर चला गया और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन डी के ऊपर क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, a uniformly charged rod of length L moving with constant velocity v is passed through an imaginary cube of side L. I hope आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। In a way such that rod enters perpendicular to one face of the cube. Which of the following shows the variation of flux with distance? तो आपको एक क्यूब दे रखा है, एक रॉड दे रखी है और ये जो रॉड है धीरे 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 इस क्यूब के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एंटर कर रही है। बट शुरुआत में जब रॉड बाहर है उस टाइम पर क्यूब के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना होगा? 0। और क्योंकि फ्लक्स एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। तो देखो फ्लक्स 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो अभी तक तो चारों के चारों ऑप्शन ही राइट कैंडिडेट बन सकते हैं हमारे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब जैसे जैसे आपकी रॉड अंदर एंटर करेगी वैसे वैसे कांस्टेंट रेट से आपका एनक्लोज्ड चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि कांस्टेंट रेट से ही आपका जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि फ्लक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। कब तक होना चाहिए? जब तक आपकी पूरी की पूरी रॉड जो है वो क्यूब के अंदर एंटर ना कर जाए, मतलब x = L तक आप ना पहुंच जाओ, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, आप बोलोगे सर ऐसा तो यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, बट ये अब गलत केस हो गया क्योंकि यहाँ पर लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा, फ्लक्स इंक्रीज तो हो रहा है बट लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अब नोटिस करो कि जैसे रॉड पूरी पूरी L लेंथ की इसके अंदर एंटर कर चुकी होगी तुरंत नेक्स्ट मोमेंट पर ही रॉड बाहर निकलना चालू कर देगी, यानी कि तुरंत नेक्स्ट मोमेंट से ही आपका फ्लक्स जो है वो लीनियरली डिक्रीज होना चालू कर देगा, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो अब डिक्रीज होना चालू कर देगा लीनियरली। इसलिए ये वाला ग्राफ गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बीच में कांस्टेंट बता रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें बीच में कांस्टेंट बता रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जब हमने वो वीडियो बनाया था जिसमें हमने ग्राफ के साथ खेलना सीखा था, उस वीडियो में ही मैंने आपको भविष्यवाणी कर दी थी कि इस वीडियो के अंदर बताए जाने वाले जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको कहीं भी किसी भी चैप्टर के अंदर यूज किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और उस वीडियो के जो कंसेप्ट्स वो ध्यान में रखने, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर जाओगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ग्राफ के साथ खेलना आ गया तो ग्राफ के क्वेश्चन से डर तो लगना बंद हो ही जाएगा, साथ ही साथ में आपको सबसे ज्यादा आसान लगेंगे जो ग्राफ के प्रवेश क्वेश्चन होते हैं। हर बार 4-5 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं ग्राफ के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure shows the electric field lines in vicinity of two charges. Which one of the following statement concerning this situation is true? तो हमने देखा था कि फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमने ये भी देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब बाहर निकलती है, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। तो हमारे इस डायग्राम को देख के आप पता लगा सकते हो कि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, मतलब ये तो पक्का पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, यानी कि पक्का नेगेटिव चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसीलिए क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज, जस्ट हमारा जो निष्कर्ष है उसका उल्टा बोल रहा है, ऑब्वियसली गलत है, राइट। सी को चेक करते हैं। बोथ Q1 एंड Q2 हैव द सेम साइन ऑफ चार्जेस। ये भी गलत हो गया ना, हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और ये कहना चाह रहा है कि दोनों का साइन सेम है, गलत है, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट मिडवे बिटवीन द चार्जेस। अब बीच वाला पॉइंट जो है वहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन विद दिस पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, तो हमने पढ़ा था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है, तो यहां पर हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जबकि ये भाई साहब जी तो कह रहे हैं कि मिडवे होगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। भाई हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वो ऑप्शन गलत है, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि वही बचा है, बट क्यों करेक्ट होगा वो पढ़ लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज लेस देन 1। तो ये कहां से बात आ गई? इसको रिलेट करेंगे अपन गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस यहां पे भी ड्रॉ करोगे और यहां पे भी ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल रिप्रेजेंट फ्लक्स एंड फ्लक्स इज नथिंग बट Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और फ्लक्स जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है एनक्लोज्ड चार्ज भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यार यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और इधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल और केवल इतनी सी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है ना, गिन लेना एक बार, कम है। तो आप 100% कह सकते हो कि सर Q1 जो होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? Q2 के कंपैरिजन में, यानी कि Q2 डिवाइडेड बाय Q1
छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो पक्का जो क्वांटिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इस कंसेप्ट को संभाल के रखना, हो सकता है ये आगे काम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी हल्की फुल्की सी ड्राइंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे साथ साथ चलो, ठीक है ना। देखो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पे यहां पर अपन दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, यहां पे आपने क्या रखा हुआ है, एक चार्ज को रखा हुआ है। अब ये जो चार्ज है ये इस क्यूब से बाहर भी नहीं है, अगर बाहर होता तो हम बोलते थे कि क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, बट अंदर भी नहीं है तो उस पर रखा हुआ है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हमें कुछ सिमेट्रिकल क्यूब्स और रखने पड़ेंगे। तो हमें एक क्यूब यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक क्यूब यहां पर रखना पड़ेगा, और हमें एक क्यूब जो है वो यहां पर रखना पड़ेगा। बट अभी भी ये एनक्लोज नहीं हुआ, अभी भी ये इस वाली फेस के सेंटर पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर हमें ऐसी की ऐसी एक लेयर ऑफ क्यूब्स जो है वो इसके आगे भी रखनी पड़ेगी। ये हमने रख दी यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। और फाइनली हमारा जो चार्ज है वो कहां आ गया, इसके अंदर आ गया। तो यहां पर इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए एक क्यूब तो हमें पहले से दे रखा था, 7 क्यूब हमें और रखने पड़े। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब्स, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हर क्यूब सेम है और चार्ज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखा हुआ, अगर देखोगे तो हर क्यूब के कॉर्नर पर है आपका चार्ज। यानी कि अगर आप केवल और केवल एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे तो ये आपको किसके इक्वल दिख जाएगा, ये 8 हिस्सों में डिवाइड कर दो इसको, Q/8 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल दिखाई देगा। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन है। जैसे इसका एक वेरिएशन आता है कि आपने जो क्यूब लिया है, ठीक है, उस क्यूब के एक एज के सेंटर पर आपने चार्ज को रखा है, यहां पर रखा हुआ आपका चार्ज। अब इसको एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है, एक क्यूब इसके ऊपर रखना पड़ेगा यहां पर, और एक क्यूब जो है वो हमें यहां पर रखना पड़ेगा, तब जाके एनक्लोज हो जाएगा। तो अब की बार हमें एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ी, 4। चारों सिमेट्रिक है, चारों के लिए चार्ज सेम है। तो अब की बार जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, एक क्यूब से पास होने वाला Q/4 एप्सिलॉन नॉट। या एक वेरिएशन ये आता है कि ये आपका क्यूब है और अब की बार आपने जो चार्ज है वो किसी एक फेस के सेंटर पर रख दिया, यहां पर रख दिया आपने चार्ज को। तो इसको एनक्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल एक क्यूब और रखना पड़ेगा यहां पर। ये रखते ही आपका चार्ज क्या हो चुका होगा, एनक्लोज हो चुका होगा। यानी कि इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और नीट के अंदर भी ऐसा छोटा सा स्वीट सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। देखो इसकी वेरिएशन है, अगर आपको कोई और स्ट्रक्चर दी जाती है तो कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट ये है कि हमें सरफेस को क्या करने की कोशिश करनी है, सिमेट्रिकली एनक्लोज करने की कोशिश करनी है, ताकि एनक्लोज करने के बाद में जो नेट फ्लक्स है उसको हम सिमेट्रिकली वापस से डिवाइड कर सके, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by a string of equal length. Equilibrium separation between them is r. Now the strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium position between the balls now become. देखो कई बार फिजिक्स को फील भी करना होता है। आप नोटिस करोगे कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसलिए तो एक दूसरे से दूर दूर चली गई। और अगर आप इन दोनों रस्सियों को दबाते 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 हाफ हाइट पे ले आओगे तो आप नोटिस करोगे कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, आपको खुद को फील होगा ऐसा, राइट। बट हम तो मैथ्स के भरोसे भी टिके हुए हैं फिजिक्स के अंदर, तो थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली एनालाइज करना। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये इक्विलिब्रियम में जो एंगल बन रहा होगा ये किस तरीके से किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो K/Q² ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, और स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है टेंशन फोर्स D इस डायरेक्शन में। तो अगर अपन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो एक कंपोनेंट टेंशन का इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर का आ जाएगा। नॉर्मली टेंशन को डिवाइड किया करो क्योंकि टेंशन ही सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो T cos थीटा और थीटा की इधर जो कंपोनेंट होगा वो T sin थीटा। तो T sin थीटा ये तो किसको बैलेंस कर लेगा, कि Q²/r² को, और T cos थीटा ये किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। डिवाइड कर देंगे तो T से T कट जाएगा, tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, Q²/mg टाइम्स r²। और tan थीटा अगर आप देखोगे तो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है r डिवाइडेड बाय 2 और बेस है किसके इक्वल, y के। तो आप नोटिस कर रहे हो r को एक तरफ ले जाओ, r³ जो है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, r³ इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आते हैं हम हमारी सिचुएशन के ऊपर। मान लो बाद में डिस्टेंस जो हो गई वो r1 हो गई, तो r1³ डिवाइडेड बाय पहले डिस्टेंस थी r उसका क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए। यहां पर y जो है वो आपने घटा के कितना कर दिया, y/2 कर दिया, तो इधर तो आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 2 और पहले का कितना y से y चला गया,
तो दोनों तरफ अपन क्यूब रूट ले लेंगे, तो R1 डिवाइडेड बाय R किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/3, यानी कि R1 की वैल्यू आ जानी चाहिए R डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/3। और ये पावर 1/3 ना, इस कई बार ऐसे भी लिखा जाता है एज √2 और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, इसका मतलब यही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, मैंने पहले भी आपसे कह रहा हूं और कि नीट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं 12th की फिजिक्स पढ़ाते टाइम आप 11th की फिजिक्स ना भूल जाओ, इसका अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करता रहूंगा। साथ ही साथ में आपको जो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाना मेरा मकसद रहेगा। ध्यान देना कि इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट्स को किससे रिलेट किया गया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, जहां पर अपने फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, उन कंसेप्ट से रिलेट किया गया है। तो अगर आपने इन कंसेप्ट्स को एक दूसरे से लिंक करना सीख लिया और अगर आप मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करना सीख गए, तो फिर आपको नीट के अंदर फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने से धीरे 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 इंक्रीज हो जाएगा। इनमें है कुछ नहीं। मोस्ट वांटेड सीरीज आपके लिए क्यों फायदेमंद है इस रिस्पेक्ट में, राइट? क्योंकि मोस्ट वांटेड सीरीज में आपने देखा होगा, आपने केवल 19 दिन में पूरी की पूरी 11th की फिजिक्स कवर कर ली और अगले 18 दिनों के अंदर 12th की फिजिक्स भी कंप्लीट कर लोगे। अब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप इफेक्टिवली इन कंसेप्ट्स को सीखोगे तो मजबूरी में भी आप इन कंसेप्ट्स को भूल नहीं पाओगे। आज से पहले आप फिजिक्स को इफेक्टिवली स्टडी शायद इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब आपने एक कंसेप्ट सीखा और उसके बाद में दूसरा कंसेप्ट सीखने गए, तब तक पिछला जो कंसेप्ट था वो दिमाग से गायब हो चुका था, क्योंकि हम आज तक केवल और केवल चीजों को स्ट्रेच करते आए थे। पूरा का पूरा एक साल 11th में लगा दिया, पूरा का पूरा एक साल 12th में लगा दिया। कोई बुराई नहीं थी, अगर दिल से पढ़ो तो बहुत अच्छी चीज है, बट नीट के रेस्पेक्ट में अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है तो आप इफेक्टिवली चीजों को श्रिंक करके पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, पूरा पढ़ो। थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा देना पड़ जाए। इनफैक्ट अभी मोस्ट वांटेड सीरीज के समय हो सकता है आपको एक एक दिन के अंदर 6-6, 7-7 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ रही हो। और साथ ही साथ में मेरी वजह से, क्योंकि फिजिक्स के वीडियोस जो है वो हल्के से अपने शेड्यूल से इधर उधर ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं 100% वर्क कर रहा हूं। बट ये जो मेहनत है अगर आपने पुट कर ली तो फिर आपको शायद नीट के अंदर फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? तो ये मोस्ट वांटेड सीरीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यू आर गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट सो रैपिडली, इतना जल्दी आप इन सारे के सारे कंसेप्ट से रूबरू हो रहे हैं कि आप जब भी नए सिचुएशन के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स को अप्लाई होता हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मोस्ट वांटेड सीरीज। बट ये बात मैं कहूं तो हो सकता है केवल और केवल दावा लगे, और अगर ये बात आप लोगों को फील हो रही है तब जाके इस बात को अपन कहेंगे कि हाँ यार वाकई मोस्ट वांटेड सीरीज जो है वो सक्सेसफुल है। तो ये बात अगर हो सके तो आप मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करना। इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। कॉल्स करके हमारी टीम को या जो भी अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करना। नेगेटिव अगर कुछ हो तो वो भी पहुंचाने की कोशिश करना, राइट? चलो नेक्स्ट। A rod of length L having uniform charge density lambda is passed inside the cube of size A. Find the maximum possible flux through the cube. अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी ना वो कुछ ऐसी बनेगी कि ये तो है क्यूब, ठीक है, इसकी जो साइड है वो है कितनी A, और बहुत ज्यादा अगर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा केयरफुली अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि यार रॉड जो है वो इस तरीके से इसके आर पार गुजर रही है। तो यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, मतलब A लेंथ का जो हिस्सा है वो इस क्यूब के अंदर है। अगर A लेंथ का हिस्सा क्यूब के अंदर है तो क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा टाइम्स A हो जाएगी, और क्यू इन की वैल्यू लैम्डा टाइम्स A होगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट करके टिक करके आने की जुगाड़ के अंदर होंगे। बट आपको मैं हमेशा कहता आया हूं कि फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आप लगा भी दोगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहां पर। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में फ्लक्स नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स क्या होगा। तो क्या कोई और तरीका है कि ये रॉड क्यूब से पास हो और कुछ और एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो शामिल हो जाए? तो आप कहोगे सर तरीका तो है, अगर ये रॉड इस तरीके से ना होके इस तरीके से एंटर करती, इस कॉर्नर से एंटर करती और इस वाले कॉर्नर से बाहर निकलती, तो इस कंडीशन में क्या होता, √3 टाइम्स A, इतनी लेंथ की रॉड जो है वो क्यूब के अंदर रह जाती। पता है ना, बॉडी डायगोनल जो होता है क्यूब का वो √3 टाइम्स साइड के इक्वल होता है। अगर नहीं पता हो तो निकाल सकते हो, ये A है ये A है तो फेस डायगोनल √2 हो जाएगा, और फेस डायगोनल √2 है ये A है तो बॉडी डायगोनल √3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में जो क्यू इन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स A टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स A टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए असल में क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चंस जो है वो इसीलिए इंटरेस्टिंग बन जाते हैं क्योंकि उसमें हल्का सा आपसे अटेंशन डिमांड करी जाती है कि आप कितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। An electron is projected as in figure with kinetic energy k at an angle theta is equals to 30 degree between two charged plates. The magnitude of electric field so that the electron just fails to strike the upper plate should be greater than.
तो जो बच्चे खुश हो रहे हो कि यार अरे वाह 11th खत्म हो गई, जो भी है पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, सुभाष सर 12th क्लास की फिजिक्स पे जा चुके हैं तो 11th को भूल जाते हैं, वही गलती वापस से करते हैं जो हम 11th को पढ़ते टाइम पे करते थे। बट सुभाष सर ऐसा नहीं होने देंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से बार बार 11th की फिजिक्स जो है वो रिमाइंड करवाते रहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा, तो आपको याद होना चाहिए। देखना, कोशिश करना। इसकी काइनेटिक एनर्जी k थी, इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं कितनी है v, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। फिर जब ये जाएगा तो इसके ऊपर, हालांकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता था ना जो नीचे लगता था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसकी मोशन क्या होगी, प्रोजेक्टाइल होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल v cos थीटा की इक्वल होती है, यानी कि v cos 30 की इक्वल। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो v टाइम्स √3/2। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हाफ m इसका स्क्वायर, यानी कि 3/4 टाइम्स v स्क्वायर, यानी कि k डैश विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स v। ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी k, इनिशियल रेफरेंस के तौर पर पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 k, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जैसे mg फोर्स डाउनवर्ड लगते समय h हाइट पे किसी को ले जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh, यानी कि फोर्स को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा q इंटू ई, और इस फोर्स के अगेंस्ट आप d डिस्टेंस ऊपर लेके जा रहे हो चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी q इंटू ई टाइम्स d। जैसे mgh आती थी वैसे यहाँ पे qed आ गया। इसको इधर लेंगे तो k में से 3/4 के गया तो k/4 बचेगा इज इक्वल टू qed, और e जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा k/4 टाइम्स q इंटू d के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ध्यान देना, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी फिजिक्स, और मैं नहीं छोड़ने दूंगा, नीट भी नहीं छोड़ने देगी, और यही मजा है फिजिक्स का कि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होगी, आपको दिमाग को जो है वो अवेयर बनाए रखना है, तब जाके आएगा मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, small charged particle of mass m and charge q is suspended by an insulated thread in front of a very large conducting charge sheet of uniform surface charge density sigma। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन में एक चेंज कर लो, सस्पेंडेड बाय ये हटा लो, कंडक्टिंग हटा लो। ठीक है, ये हमारे एडिटर साहब ने हटाया नहीं, उनको हालांकि इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे, बट हटा लो। शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम में इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, mg इस डायरेक्शन में, टेंशन T इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज Q, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स आ जाता है ना। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये T cos थीटा हो जाएगा, ये T sin थीटा हो जाएगा, ये T sin थीटा बैलेंस कर लेगा सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को, और T cos थीटा बैलेंस कर लेगा mg को। डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा सिग्मा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg, यानी कि थीटा आ जाना चाहिए tan इनवर्स सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। पीछा तो नहीं छोड़ेगी आपको 11th की क्लास की फिजिक्स, खासकर मैंने आपको इनफैक्ट उन वीडियोस के अंदर बताया था कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में, उनके इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर में हम एनर्जी के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में टाइप ऑफ मोशन विच इज स्पेसिफिक कि ऐसा ऐसा फोर्स होने पर ऐसी ऐसी मोशन होगी, एसएचएम में अगेन मोशन विच इज स्पेसिफिक कि ऐसा ऐसा फोर्स होने पर ऐसी ऐसी मोशन होगी। ये सब चीजें कहीं भी कनेक्ट करी जा सकती है, और कनेक्ट करी जाते हुए क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछे गए हैं, और मैं भी आपको उनकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा स्मूथ वाटर सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, force between two identical charges placed at a distance of r in vacuum is f. Now a slab of dielectric constant k is equal to 4 is inserted between them. तो ऐसे दो चार्ज थे, एक तो q एक और q। जब ये वैक्यूम में थे और इनके बीच की डिस्टेंस r थी, तब इनके बीच में फोर्स लग रहा था कितना, f। कितना फोर्स लग रहा था when two identical charges placed at a distance r in a vacuum is f। तो f की वैल्यू थी k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर क्या हुआ, आपने आधा जो हिस्सा है उसको किससे भर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। तो आपने यहाँ पे ये r/2 डिस्टेंस तक क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो मैंने आपको बताया था कि इस सिनेरियो को आप अगेन वैक्यूम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, बट विद अ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये चार्ज q होगा, ये जो r/2 डिस्टेंस है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो वैक्यूम के अंदर किसके इक्वल हो जाएगी, √ऑफ एप्सिलॉन r टाइम्स r/2 के इक्वल हो जाएगी। एप्सिलॉन r या k 4, तो √4 करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को r/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा r। तो r डिस्टेंस, ये r/2 डिस्टेंस इन डाइलेक्ट्रिक किसके इक्वल हो जाएगी, r डिस्टेंस इन वैक्यूम, और बाकी की जो r/2 डिस्टेंस है वो तो रहेगी रहेगी, ये r/2 डिस्टेंस तो रहेगी रहेगी। तो अब हमारे दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस r/2 दैट इज 3r/2 हो गई। तो
अब हमारा जो फोर्स है एफ डैश वो किसके इक्वल हो गया, के टाइम्स क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 9r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर। ये शक्ल किससे मिलती जुलती है, एफ से, तो एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4f डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ कॉम्बिनेशन इन द फिगर इज। अब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमें दिखाई नहीं दे रहा। बट अगर आप इस -3q चार्ज को डिवाइड कर दोगे 3 हिस्सों में, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ, यहाँ का मतलब है एक चार्ज का पेयर इसके साथ बना दो, एक का पेयर इसके साथ बना दो और एक का पेयर इसके साथ बना दो, तो फिर आपको 3 अलग अलग डायपोल दिख जाएंगे। इसका डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब ध्यान देना यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रटे हुए होते हैं, वो 2a लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे अब की बार दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है, तो डायपोल मोमेंट होगा q इंटू a। इसका भी डायपोल मोमेंट होगा q इंटू a, और इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा √2 इंटू q इंटू a, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, √2a टाइम्स होता है। तो 3 डायपोल हो गए आपके, एक तो qa इधर की तरफ, एक qa इधर की तरफ, और एक √2 qa इधर की तरफ। अब इन तीनों का वेक्टर सम करोगे, ये दोनों वेक्टर्स लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम होता है √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे दोनों सेम ही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा √2qa, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √2qa, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges exert force F Newton when separated by a distance 10 centimeter in air. The distance for which the force between them will be same if the medium between them has epsilon r is equals to 4. तो देखो ये दो चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच में एक मीडियम रखा हुआ है, और इस मीडियम की जो एप्सिलॉन r की वैल्यू है वो हमें दे रखी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं x। तो फोर्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। देखो k की जगह तो आ जाएगा k अपॉन एप्सिलॉन r, हमने पढ़ा था, q तो q स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अभी बोल रहे हैं कि ये फोर्स उतना ही है जितना इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा था जब इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था, और डिस्टेंस थी कितनी r, विच इज 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू अपन बाद में रख देंगे। तो इस केस में फोर्स रहा होगा k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। k q स्क्वायर से k q स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इन दोनों को आप कंसीडर करोगे तो r किसके इक्वल आ जाएगा, √ एप्सिलॉन r टाइम्स x के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो आपको जाने अनजाने में पता पड़ गया कि वो जो √ एप्सिलॉन r टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम, ये जो फंडा था ये कहां से आया, यहाँ से आया। क्या डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इस क्वेश्चन के थ्रू हमने देखी। तो जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, r अपॉन √ एप्सिलॉन r के इक्वल हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और √ एप्सिलॉन r कितना दे रखा है हम लोग, 4 का रूट 2 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट इसके थ्रू मेरा जो पर्पस था कि हाँ कंसेप्चुअली भी आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो, सॉल्व है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 identical small balls of equal charge q and equal mass m are placed at a separation of r is equals to 1 meter in air on a rough surface. ये आपकी रफ सरफेस हो गई, ठीक है, दो चार्जेस है, एक ये है और एक ये है। तो एक के ऊपर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस शो करते हैं। एक तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से, k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। रिपल्शन की वजह से टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट होगी, और उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स एन के इक्वल। mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और n लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रही, तो n ही किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg के इक्वल, और म्यू mg और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो म्यू mg इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज q। तो q की वैल्यू मिल जाएगी √μ mg इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। चलो रखते हैं सबकी वैल्यू, √μ की वैल्यू 0.9, m की वैल्यू 0.9, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू तो 1 है, उसका स्क्वायर 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू 10⁻⁹। ये पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, एक 9 से एक 9 चला जाएगा, एक 10 से एक 10 चला जाएगा, 9 का √3 बाहर आ जाएगा, और ये 10⁻⁹ और 1 10 हो जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे -10 हो जाएंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁵ आ जाएगा। अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 10⁻⁶, पर 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको 30 इंटू 10⁻⁶ भी लिख सकते हो, यानी कि 30 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो कहीं भी, क्योंकि फोर्स ही तो है यार, अब फोर्सेस को कहीं भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा लोगे कनेक्ट किया जा सकता है, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 small identical spheres having charges +10 microcoulomb and -90 microcoulomb attract each other with a force of F Newton. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force between them is. Now, in this case, you should remember a very important principle about conservation of charge. A total charge of an isolated system will remain conserved. अब यहाँ पे दो ही चार्जेस हैं, आपस में आराम से लगे पड़े हैं, तो इनका जो चार्ज है वो क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहेगा। तो पहले इस पे 10 माइक्रोकूलम था, इस पे -90 माइक्रोकूलम था,
और टोटल कितना था -80, और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो दोनों को टच कराओगे तो दोनों आधा आधा शेयर कर लेंगे, एक के ऊपर आ जाएगा -40 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर आ जाएगा -40 माइक्रोकूलम। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों, इस केस में जो फोर्स था वो तो था k टाइम्स पहला चार्ज टाइम्स दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस टाइम पे जो फोर्स है वो जाएगा k टाइम्स पहला चार्ज टाइम्स दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई माइक्रोकूलम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट कंपेयर करना है, राइट। डिवाइड करोगे f डैश को f से डिवाइड करोगे तो k अपॉन r स्क्वायर से k अपॉन r स्क्वायर कट जाएगा 40 इंटू 40 और नीचे आ जाएगा 10 इंटू 90, 0 से 0, 0 से 0, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि f डैश की वैल्यू आ जाएगी f 16f डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत केयरफुली करने हैं, क्योंकि मेन फंडा जो है वो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, मेन फंडा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिकॉग्नाइज करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge q is placed in the middle of a line joining the two equal and like point charges, capital Q. This system will remain in equilibrium for which the value of q is, ठीक है। तो a charge q is placed in the middle of a line joining the two equal and like point charges, capital Q. तो यहाँ पे एक चार्ज q रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज q रखा हुआ है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो चार्ज रखना पड़ेगा वो हमें बिल्कुल मिडिल पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा, स्मॉल q, ताकि इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इसकी वजह से लगने वाला फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर ले, कैंसिल आउट कर ले और ये इक्विलिब्रियम में रहे। बट यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसका मतलब है पूरे के पूरे सिस्टम में कोई से भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जाएगा k टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर टाइम्स 4, और इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा k टाइम्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिंपली r स्क्वायर। इन दोनों का सम हो जाना चाहिए 0, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको उधर ले जाएंगे तो 4 टाइम्स k टाइम्स q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। k से k खत्म, q से q खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, तो स्मॉल q की वैल्यू माइनस q डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो चार्ज रखा जाने वाला है उसकी वैल्यू माइनस q बाय 4 के इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर मुझे एक चीज याद आई, मैं चाहूंगा कि ये जो अप्रोच है ये तो आपके पास में रहे ही रहे और रहनी भी चाहिए, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, बट आप इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। कैसे ध्यान रख सकते हो? तो हम क्या करते थे, हमने शुरुआत में ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है इसको एक बार नोटिस करो, ये एक्जेक्टली सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं कि अगर एक चार्ज q1 है एक चार्ज q2 है और इनके बीच में आप स्मॉल q चार्ज को रखना चाहते हो ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो वहां तो जैसे हमने क्वेश्चन करा था वहां पे दोनों चार्जेस सेम थे तो हमने डायरेक्ट पता लगा लिया कि चार्ज को मिडिल में रखना पड़ेगा। बट अगर दोनों चार्जेस सेम ना हो तो पहला क्वेश्चन तो आएगा कि चार्ज को रखे कहां, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो कि चार्ज को q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा जाएगा, वेयर x कैन इजीली बी फिगर्ड आउट बाय अंडर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 टाइम्स r, और कितना चार्ज रखा जाए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी जाएगी माइनस q1 q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मुलाज जो है हालांकि आए उसी तरीके से जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट ये दोनों फॉर्मुलाज भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो पर्पस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहां पर इंक्लूड करने का वो यही है कि आप क्वेश्चन को कंसेप्चुअली टारगेट करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट अगर आपको अगर फॉर्मूला याद है और क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो फिर आसानी से इनको फॉर्मूला बेस्ड तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अब सेम क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कितना चार्ज रखा जाने वाला है तो उसके लिए फॉर्मूला है q इज इक्वल टू माइनस q1 q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर q1 भी q है q2 भी q है, अंडर रूट q प्लस अंडर रूट q का होल स्क्वायर, ये 2 अंडर रूट q हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो q स्क्वायर रह जाएगा और नीचे 4 टाइम्स q रह जाएगा, q से एक q कट जाएगा माइनस q बाय 4 आ जाएगा। तो गलती होने के चांसेस भी कम है और आप डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the ratio q1 divided by q2 as lines of forces of 2 point charges are shown in figure। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एडिटर साहब की गलती को अपन करेक्ट कर देते हैं, ऐसे बता। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन कि हम क्या करते थे, एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करते थे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर हमें पता था कि यार जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फ्लक्स को, और जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। तो अपन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट कर ले, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो Q1 जो है वो तो 18 फील्ड लाइंस के इक्विवेलेंट है, ठीक है, फील्ड लाइंस होगी, और Q2 जो है वो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस के इक्विवेलेंट है। तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 कितना हो जाना चाहिए, 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3 के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो दीज क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हमने करे हैं इसके